students, welcome back to the channel. Successfully we have covered the first flight book, all the chapters, exam pointers completely, so you can watch in the playlist all that video related to your exam pointers. Now we are going to move to the most important part of your book, which is the poems. You can say the most beautiful poems and the symbolical poems given to your book. You will get to know something about different things through these poems. So without wasting your time, let's get started and dive to the poem now. What is the poem about and what is it telling, what is the meaning of it, everything within few minutes, but with the exam pointers and the details. You are watching on the screen. Here it is an image. There is a man beneath a tree and a crow is sitting on a tree. What the crow is doing? The crow has dropped a piece of snow, some piece of snow to the man. What does it symbolize and what is the meaning of this image in this poem? Let's come to know. First thing, as always we do, we will get to know about the author and the poet first. The poem's name is The Dust of Snow. Dust of snow means the image we have seen in the picture. Dust of snow मतलब वो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो, उसके बारे में बात की जा रही है. और the poet is रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका नाम है. डू रिमेम्बर द नेम व्हाइल राइटिंग द सेंट्रल आइडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये आप कह सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट पोएट हैं कि इनको जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इंग्लिश, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ ब्यूटीफुली ही हैज रिटन द पोएम्स एंड हाउ मीनिंगफुल द पोएम्स आर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इंट्रोडक्शन इज नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 19. ये आपको कब काम आएगा? जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं और शॉर्ट नोट लिखते हैं पोएट का, तब आता है काम आपको. लाइफ स्पैन है 1874 टू 1963. एरा है इनका अर्ली 20th सेंचुरी. अमेरिकन लिटरेचर, ये अमेरिका के हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखना है. स्टाइल इनका क्या है? सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं. जैसे कि हम पोएम आगे पढ़ेंगे तो ये भी आपने, इफ यू हैव रीड द पोएम इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, तो पता होगा आपको कि पोएम बड़ी छोटी सी है और वो लैंग्वेज बहुत सिंपल है. इजिली इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश तो आप उसको समझ जाएंगे. सिंपल लैंग्वेज है लेकिन उसका मीनिंग बहुत डीप होता है. और इनका मूड क्या है इस समय, इस पोएम में इनका मूड क्या है कि ये नेचर इंस्पायर्ड, रिफ्लेक्टिव एंड सिंबॉलिक. इस जो इमेज मैंने आपको ऊपर दिखाई थी उसके थ्रू उन्होंने एक मीनिंग बताने की कोशिश की है. इनका जो मूड है वो क्या है? नेचर इंस्पायर्ड, मतलब ये नेचर से किसी न किसी तरीके से इंस्पायर्ड है, तभी इन्होंने ये पोएम लिखी है. और सिंबॉलिकल मीनिंग है. पोएम की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. शॉर्ट नेचर बेस्ड पोएम है that reveals how small moments can bring big emotional changes. Emphasizes that even a tiny things like snow on a crow can shift one's mood positively. इसका मतलब क्या है? सिंपली ये समझिए कि ये जो पोएम है ये बता रही है कि एक शॉर्ट पोएम है. मैंने कहा आपने ये शॉर्ट पोएम ये बता रही है कि नेचर बेस्ड है, लेकिन ये बता रहे हैं इस पोएम में कि एक छोटी सी चीज आपके लाइफ में, बहुत आप परेशान हो किसी चीज से, और छोटी से छोटी चीज कैन चेंज योर मूड और इंटायर डे. एक छोटी चीज, आप समझिए आप बड़े परेशान हैं और अचानक से कोई ऐसी छोटी सी चीज होती है जिससे आपका पूरा मूड अच्छा हो जाता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं. तो उसी की बात की है कि एक छोटी सी स्मॉल थिंग्स भी आपके लाइफ में एक इमोशनल, बढ़िया इमोशनल चेंज ला सकती हैं. एम्फसाइज करते हैं कि इवन अ टीनी थिंग्स लाइक स्नो. Why it is not working? Teeny things like snow on a crow. ये जो स्नो है, छोटा सा वो बर्फ का टुकड़ा है जो क्रो के ऊपर पड़ा है और उस क्रो ने उसके ऊपर गिराया है, उस आदमी के ऊपर, वो कैसे किसी का मूड चेंज कर सकती हैं. ठीक है. ये पोएम क्या है याद रखना है कि ये पोएम बता रही है, एक सिंबॉलिकल पोएम है और ये बता रही है कि कैसे एक छोटी से छोटी चीज आपके लाइफ में एक बड़ा इमोशनल चेंज लेकर आ सकती है. छोटे से छोटा इवेंट भी. समरी इसका क्या है कि द पोएट इज in a sad, gloomy mood. A crow sitting on a hemlock tree shakes snow onto the poet.
This simple act refreshes the poet's mind and lifts his spirits. The event changes the poet's mood and saves the rest of his day from being wasted. अब इसका सिंपल सा मतलब इस पोएम का ये है. ओरिजिनल टेक्स्ट आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंटर्स है, सो आई हैवंट कवर्ड हियर. सिंपल सी पोएम है कि ये जो पोएट है यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं. उस पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक ट्री है और उस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं और वो ग्लूमी मूड में है. ग्लूमी मतलब बड़े परेशान, दुखी हैं, उदास हैं, वैसे मूड में वो हैं. और एक वहां पे उसी पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ है यानी कि कौवा बैठा हुआ है. और वो कौवा क्या करता है? उस स्नो को, ऑब्वियसली ठंड का दिन है तो वो उसको क्या करता है, उस बर्फ को उसकी डाली हिलाता है तो वो जो स्नो है वो वहां से गिर जाता है, उसके पोएट के ऊपर गिर जाता है. अब ये सिंपल सा चीज जो उनके ऊपर गिरता है और वो क्रो को देखते हैं, बस उनका मूड चेंज हो जाता है. उनको ऑब्वियसली वो बर्फ इतनी अच्छी लगती है, वो स्नो इतनी अच्छी लगती है कि उनका उदास जो मन था वो अचानक से खुश हो जाता है. और उनका पूरा उनके लाइफ में उनको लगता है कि फिर से सब कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर उनको ऐसा लगने लगता है. और यही जो इवेंट है इनका, पोएट का जो मूड है वो अचानक से चेंज कर देता है और उनका पूरा दिन जो खराब जाने वाला था उसको बदल देता है. उनका दिन, क्योंकि अब वो तो उदास थे, अब ये छोटा सा इवेंट नहीं हुआ होता तो शायद वो उसी तरह ग्लूमी मूड में होते, लेकिन अचानक से वो हेमलॉक ट्री से उस क्रो ने गिराया और बर्फ को देखा उन्होंने, क्रो को भी देखा, अचानक से उनका मूड ठीक हो गया और उनका पूरा दिन जो है वो वेस्टमेंट से बच गया. बस इतनी ही है ये पोएम. और इस पोएम में और कोई इवेंट भी नहीं है, बहुत आसान है याद करना, छोटी सी लेकिन अच्छी पोएम है. While writing the central idea, you need to know the name of the author or the poet or the summary or central idea also. Central idea is telling कि small unexpected moments in nature can heal and uplift us. Life is unpredictable. Even negative symbols like crow, hemlock can bring positivity. अब ये क्या बता रहा है? ये सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी चीजें, नेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अगर हमारा दिन, जैसे हम बहुत परेशान होते हैं, बस सपोज कीजिए कि गर्मी के दिन है और बहुत उदासी वाला दिन है और अचानक से ठंडी हवा बहने लगे. नेचर, ठंडी हवा क्या नेचर से ही मिलेगा ना, और अचानक से ठंडी हवा चलने लगे. आई एम वेरी श्योर कि आप कितने भी परेशान होंगे, कितने भी उदास होंगे, आपका मूड चेंज होना ही होना है. दिस इज लिटरली ट्रू. तो प्रकृति जो है ना, वो नेचर है, वो उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो हमारे एक अपने छोटे से इवेंट से हमारा पूरा मूड चेंज कर सकती है और हमें अपलिफ्ट कर सकती है. तो लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है. अनप्रेडिक्टेबल मीन्स होता है जिसको हम सोच नहीं सकते, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, ऐसी चीजों को. तो कुछ ऐसे नेगेटिव सिंबल, जैसे क्रो को ना, जनरली क्रो और हेमलॉक ट्री है ना, इसको नेगेटिव माना जाता है. क्रो को ऑब्वियसली हम हमेशा नेगेटिव सेंस में ही देखते हैं. कभी किसी ने शुभ चीजों के लिए क्रो को याद किया है? ऑब्वियसली नॉट. लेकिन इन दिस पोएम व्हाट द पोएट हैज डन कि उन्होंने क्रो को भी एक पॉजिटिव वे में रखा है. ठीक है, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और राइटर का नाम भी, पोएट का नाम भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा. डिफिकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग. डस्ट है, डस्ट मीन्स फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स. ये तो सबको पता है कि स्नो के पार्टिकल्स की बात यहाँ हो रही है. डस्ट मीन्स एग्जैक्टली इन हिंदी जो हम धूल कहते हैं, बहुत छोटे छोटे पाउडर जैसे जो धूल के टुकड़े हैं, तो उसको हम डस्ट कहते हैं. देन हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो पॉइजनस ट्री होता है, सिंबल ऑफ सॉरो. अब ये हेमलॉक ट्री की ही बात क्यों की गई है? इफ यू थिंक कि कोई किसी और ट्री के बारे में बात क्यों नहीं की गई, केवल हेमलॉक के बारे में ही क्यों कही गई? तो इट मीन्स हियर कि हेमलॉक ट्री जो है, वाई आई हैव एडेड दिस मीनिंग हियर कि ये जो हेमलॉक ट्री है ना, ये पॉइजनस होता है यानी कि जहरीला होता है. लेकिन उस जहरीले ट्री से भी क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव चीजें थी, तभी भी पोएट का मूड पॉजिटिव कर देते हैं. ठीक है, ये पॉइजनस ट्री होता है. इन सब चीजों को आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं. रुइट क्या होता है? रुइट मतलब रिग्रेट करना होता है, और रिग्रेट मतलब पछताना किसी चीज को लेकर के कि अरे ये गलती हो गई, ऐसा हो गया. शूट डाउन मतलब किसी मेड समथिंग फेल बाय शेकिंग, मतलब कि वो जो हिलाना किसी चीज को, जैसे कि पेड़ की डाली को क्रो ने हिलाया तो वो स्नो नीचे गिर गई, उसी को कहते हैं शूट डाउन. शूट शेक मतलब हिलाना होता है. चेंज्ड माय मूड, ट्रांसफॉर्म हिज थॉट. तो
चेंज मूड, तो ये तो बहुत इजी है याद करना। देन शेव्ड सम पार्ट, तो हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ द होल डे। ऑब्वियसली पोर्ट का मूड जो है वो खराब था, वो पूरे दिन खराब रहने वाला था, लेकिन उस क्रो और हेमलॉक ट्री ने, उस स्नो ने उनका पूरा मूड चेंज कर दिया। पॉइंट्स क्या है, जॉनरा है, याद रखना है कि ये कौन सी, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इज दिस, दिस इज नेचर पोएट्री। लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड हियर, इमेजरी का यूज किया गया है ना, विजुअल पिक्चर ऑफ स्नो फॉलिंग, इमेजरी का यूज इस पोएम में किया गया है। व्हाइल राइटिंग द सेंट्रल आइडिया यू हैव टू ऐड दिस, की इमेजरी इज यूज्ड हियर। इमेजरी क्या होता है, जब आप किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को, अपने किसी बात को इमेजेस के थ्रू सिंबलाइज करते हैं, इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं, तब उसे कहते हैं इमेजरी, जिसका यूज इस पोएम में किया गया है। सिंबोलिज्म क्या होता है, क्रो एंड हेमलॉक एज अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सोर्सेस। अब क्या होता है कि सिंबल का मतलब होता है आप किसी चीज को डायरेक्टली नहीं शो कर रहे हैं, आप उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, मतलब आप उसको किसी और चीज के थ्रू बता रहे हैं। लाइक मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि जो नेगेटिव का साइन क्रो से होता है, हम लोग क्रो को नेगेटिव मानते हैं, तो जब भी हमें अगर इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में नेगेटिव बात कही गई है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा गया कि नेगेटिव चीजें हैं, क्रो को दिखाया गया है, मतलब क्रो को एक पहचान बनाया गया है नेगेटिविटी का, हेमलॉक ट्री को एक पहचान बनाया गया है नेगेटिविटी का। इसी को कहते हैं सिंबल, किसी चीज का पहचान होना। तो सिंबलिज्म का भी यूज इसमें किया गया है। और अलिटरेशन का होता है यूज, हैज गिवन माई हार्ट। अलिटरेशन मतलब होता है अलंकार, आपने वो पढ़े होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, तो उसमें आता है अलिटरेशन। अलिटरेशन का भी यूज होता है और अलिटरेशन का यूज इस पोएम में भी किया गया है। हैज गिवन माई हार्ट मतलब कि बहुत खुश कर दिया किसी को, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसको नहीं कहा गया कि बहुत खुश कर दिया है। हैज गिवन माई हार्ट मतलब कि इसको सिंबल्स के थ्रू इसको बताया गया, इस लाइन को, तो ये भी है अलिटरेशन का यूज किया गया है। अब इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं, ज्यादा तो है नहीं सिंबल्स इसमें, लेकिन कुछ यूज किए गए हैं। जैसे क्रो है, क्रो ऑफन सिंबल ऑफ ग्लूम बट ब्रिंग्स चेंज हियर। हेमलॉक मैंने बता दिया कि पॉइजनस ट्री है, लेकिन यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अवेकनिंग हो जाता है। स्नो डस्ट माइनर इंसिडेंट दैट हैज मेजर इमोशनल इफेक्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि even negative things in life can unexpectedly bring joy and nature has the healing power that can shift our mental state। वो मैंने अभी आपको हवा का एग्जांपल दिया है कैसे होता है, तो वही है ये इसका मोरल मैसेज ऑफ द स्टोरी और ऑफ द पोएम। अब ये हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। दिस आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, क्योंकि आंसर्स यू कैन चेक योरसेल्फ एंड यू just take the screenshot of it, and if you want to write it, just do write. You can copy this also and write it later in your note। इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वैसे जनरली आप पोएम से जो आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके सेंट्रल आइडिया आते हैं, इसे यू विल जस्ट कॉपी एंड नोट इन योर टेक्स्ट बुक और नोटबुक, करेक्ट। क्विक रिकैप में क्या आता है कि क्रो शेक्स स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, द पोएट्स मूड चेंजेस। मैसेज क्या है कि स्मॉल थिंग्स मैटर, छोटी छोटी चीजें भी हमें मैटर करती हैं हमारे मूड के लिए। और नेचर कैन अपलिफ्ट, नेचर हमें अच्छा बना सकता है। अच्छा, नेचर नॉट ओनली कैन मेक अस अपलिफ्ट, वो हमें ना नीचे भी गिरा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अचानक से हमारा मूड बड़ा अच्छा है और अचानक से हमें उमस होने लग जाए, गर्मी होने लग जाए, देन व्हाट वी फील लाइक, तो हमें लगेगा कि कितना फिर हमारा मूड खराब होने लगेगा, फिर कितना भी अच्छा कुछ मिल जाए हमें अच्छा नहीं लगेगा, इन केस वी डू नॉट हैव द एसी एयर कंडीशनर। बस दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम, क्योंकि एक पोएम बहुत छोटी थी और मैसेज बहुत डीप था इसका, तो बस पोएम को पढ़िएगा और जो ये स्लाइड्स है स्लाइड्स को आराम से कॉपी कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बस थैंक यू नॉट फॉर यू ऑल दैट कीप ऑब्जर्विंग लाइफ टीनी मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स को नोट करिए लाइफ में, और they might hold the power to change your entire day। हो सकता है कि वो आपका छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ का आपका पूरा दिन बदल दे और आपका दिन बहुत अच्छा हो जाए, अगर आप बहुत किसी नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं तो इन दैट केस। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलते हैं हमारी एक अगली पोएम में, जो इसके बाद वाली फायर एंड आइस है, उसमें मिलेंगे फायर एंड आइस के एक्सप्लेनेशन के साथ। सेम पैटर्न होगा, एग्जाम पॉइंटर्स होंगे, कोई भी
डिटेलिंग नहीं होगी, क्योंकि डिटेल जो आपके लाइन्स हैं पोएम के स्टैंजा वो ऑलरेडी आपके ओरिजिनल बुक में दिए हुए हैं, तो देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग द टाइम। बस टिल देन बस पढ़ते रहिए और याद करते रहिए और एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली पोएम में।